अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद वसीम शहजाद। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ये डेफिनेशन है एफ डैश ऑफ एक्स की, लेकिन यहाँ पर हम एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे एफ डैश ऑफ ए यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ ए है और एक्स माइनस ए है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है। अगर ये डेफिनेशन इस तरह से हो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो फिर हम इसे एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। इस वक्त यहाँ अगर इस फॉर्मेशन में लिखा होगा तो इसे हम एफ डैश ऑफ ए का नाम देंगे, इसलिए इसका जो आंसर है वो एफ डैश ऑफ ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें डेफिनेशन फिर से वही आ गई। किसकी डेफिनेशन थी ये? फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंज यूज्ड डैश नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। तो ये बुक के पेज नंबर 44 पे मेंशन्ड है। इसका आंसर है एफ डैश ऑफ एक्स और इसके साथ जो डी एफ ऑफ एक्स जो अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये इसके मैथमेटिशियन का नाम कॉची है। इसके बाद ये हो गया लैग्रेंजेस और डी वाई बाई डी एक्स जो है ये एल ई आई बी एन आई जेड लेबनिज, ये लेबनिज है और एफ के ऊपर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, तो ये न्यूटन की नोटेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू डेरिवेटिव ऑफ 5 एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है। 5 उसका कोफिशिएंट है, 5 शुरू में आ जाएगा और डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का होगा। एफ डेरिवेटिव को कैसे डिनोट किया जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कहा जा सकता है, तो इसका आंसर अल्फा है। नेक्स्ट देख लें, डेरिवेटिव स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा तो उसका डेरिवेटिव आप इसी तरह करेंगे, 1/2 स्क्वायर रूट में वो सारा फंक्शन जो भी था एज इट इज और डेरिवेटिव विदाउट स्क्वायर रूट। तो डेरिवेटिव विदाउट स्क्वायर रूट, ये तो 1 हो गया, इसे आप ना लिखें, सिर्फ ये आंसर है इसका, तो ये आंसर बनता है डी ऑप्शन में। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करें, पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस तो पावर एक रह जाएगी। डेरिवेटिव विदाउट पावर जब हम करेंगे तो वो 2x प्लस 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, तो 2 इंटू 2 4x बनता है, ये 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ये आंसर है। इफ एफ ऑफ एक्स 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स देन एफ डैश ऑफ 1। एफ डैश ऑफ 1 तब फाइंड होगा जब एफ डैश ऑफ एक्स होगा, तो पहले आप एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव निकालें 3 का 0, स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव अभी किया थोड़ी देर पहले, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और डेरिवेटिव विदाउट स्क्वायर रूट, तो ये बनता है -1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ये एफ डैश ऑफ एक्स है। अब इसमें हमें तो एफ डैश ऑफ 1 रिक्वायर्ड है, तो आप इसमें जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप पुट कर दें 1, तो अब यहाँ पे 1 लगाएंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1 स्क्वायर रूट 1 और ये 2, स्क्वायर रूट 1 1 के इक्वल है, तो -1/2, ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन। देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब ये हमें गिवन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, तो पावर रूल लगाएं, 2x डेरिवेटिव ऑफ x आगे 1 आता है, 2y और डेरिवेटिव ऑफ y 1 नहीं होता, तो इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रहेगा, 2x को आप राइट साइड पे ले जाएं, बाद में ये वाला जो प्लस 2x यहाँ पे था, ये अगले स्टेप में आप इसे राइट साइड पर डिवाइड करेंगे, तो -2x ओवर 2y, 2 कैंसिल करें, -x ओवर y, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एफ ऑफ एक्स 1/x पावर m, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको आप पहले ऊपर लिखें, पावर माइनस में आ जाएगी, अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 10, स्क्वायर रूट फंक्शन है लेकिन स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर माइनस की हो जाएगी। अब इस पे आप पावर रूल लगाएंगे,
पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव विदाउट पावर x का 1 हो गया। x की पावर एलसीएम ले लें इसका 3/2। नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो उसे नीचे शिफ्ट करना होगा, तो इसकी पावर 3/2 आ जाएगी पॉजिटिव। ये आंसर कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन। द डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स, ये असल में 1/1 प्लस एक्स एक रेसिप्रोकल फॉर्म है। इसको आप रेसिप्रोकल रूल भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आप इसे नीचे से ऊपर लिख दें तो ये y की वैल्यू ये बनती है। इसका आप डेरिवेटिव करते हैं, पावर इसकी नेगेटिव है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर लें तो पावर -2 हो जाएगी। इसके बाद आप डेरिवेटिव करते हैं 1 प्लस एक्स विदाउट पावर, तो -1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 और ये 0 + 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो रिज़ल्ट है वो ये वाला बनता है, डी ऑप्शन। डायरेक्ट अगर रेसिप्रोकल रूल करें तो रेसिप्रोकल रूल ये होता है कि 1 माइनस का लगा देते हैं ओवर जो फंक्शन हमें, मतलब इसका मैं कह रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, माइनस आप लगाते हैं और इसी को नीचे लिखकर इसकी पावर में 2 एक ऐड कर देते हैं, पावर इसकी 2 बना देते हैं। ठीक है, ये रेसिप्रोकल रूल से भी किया जा सकता है। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x³ + 1 होल पावर 9 है विद रिस्पेक्ट टू x³। डेरिवेटिव इसका करना है सारे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस। जब भी एमसीक्यू में इस तरह से आता है तो हम इस तरह करते हैं कि डेरिवेटिव, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से नहीं कर सकते जैसे मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। जिसका डेरिवेटिव करना है और विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा है उसका डेरिवेटिव आप डिनोमिनेटर में लिख दें इस तरीके से। जिसका डेरिवेटिव करने का कहा है वो न्यूमरेटर में और विद रिस्पेक्ट टू वाला डिनोमिनेटर में। पावर रूल लगा दें इस पर, पावर रूल लगा के यहाँ पे 8, और डेरिवेटिव इसके विदाउट पावर भी तो करना होगा, वो कितना आएगा, x³ + 1 का 3x², ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², और नीचे भी 3x², ये 3x² कैंसिल कर दें तो बाकी बच गया 9x³ + 1 पावर 8, ये आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट डेरिवेटिव sin x होल स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डेरिवेटिव को आप कॉमन कर लें d/dx को, तो sin x होल स्क्वायर लिखें या sin स्क्वायर x लिखें ये एक ही बात होती है, ये आपस में इक्वल है। डेरिवेटिव sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 हो जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा 0। डेरिवेटिव f of x sin x, f of x और sin x ये इक्वल नहीं है, f of x और साथ sin x ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे u × v है तो ये u × v फॉर्म है, इसमें एक फंक्शन को आप पहले लिख दें, डेरिवेटिव आप कर दें दूसरे फंक्शन का sin x, ये प्रोडक्ट रूल कहलाता है। अब दूसरे को आप पहले लिख दें यानी sin x को, और डेरिवेटिव कर दें f of x का, ये प्रोडक्ट रूल लगाया है। f of x डेरिवेटिव sin का क्या है, cos, sin एज इट इज़ लिख दें। डेरिवेटिव f का क्या होता है, f डैश, तो f डैश ऑफ x लिख दिया। ये आंसर देख लें, f of x cos x, f डैश ऑफ x sin x, तो ये आंसर बनता है A। नेक्स्ट है y is equal to cot x then dy/dx is given by, cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x, नेगेटिव, क्योंकि ये c से स्टार्ट हो रहा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस c से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आते हैं, तो cot का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x है। डेरिवेटिव sin 2x + cos 2, साइन का डेरिवेटिव कर देंगे तो cos 2x आ जाएगा। फिर आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव भी करना होता है 2x का, फिर प्लस cos, फिर c से स्टार्ट हो रहा है cos, इसलिए cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, sin 2x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, तो cos 2x × 2 माइनस sin 2x × 2। अब ये जो × 2 है ये एंगल में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये शुरू में आएगा, इसलिए cos 2x - 2 sin 2x इसका रिजल्ट होगा। 2 आप अगर कॉमन कर लें तब भी, लेकिन ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में इसका आंसर बनता है C। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर रूट x, तो साइन का डेरिवेटिव cos एंगल सेम रहेगा, लेकिन इसके एंगल का डेरिवेटिव भी आगे करना है। ये cos स्क्वायर रूट x तो एज इट इज़ है,
स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बताया था, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़ सारा कुछ, और डेरिवेटिव विदाउट स्क्वायर रूट वो 1 होता है, इसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इसे आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब ऊपर भी स्क्वायर रूट एक्स है, नीचे भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि वो कॉस का एंगल है और एंगल बाहर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होता, इसलिए कैंसिल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो ये वाला है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लें, इसमें कॉज एक्स स्क्वायर है, फिर से कॉज सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। एंगल सेम रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, आगे एंगल सेम ही था, लेकिन फिर डेरिवेटिव किसका करना होता है, एंगल का। तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एंगल का हो गया 2x, तो -2x साइन एक्स स्क्वायर बनता है, ये आंसर है। नेक्स्ट देख लें, tan एक्स स्क्वायर है, tan का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, और x का स्क्वायर भी साथ ही रहेगा क्योंकि जो भी एंगल है एंगल तो एज इट इज ही रहना है, सिर्फ tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर हुआ है, उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव भी करना ज़रूरी है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कर दें पावर रूल के मुताबिक, ये 2x आ जाता है, पावर शुरू में एक माइनस पावर में से। यहाँ पे जो सीकेंड और एक्स दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, आप इसे इस तरह नहीं लिख सकते, सीकेंड एक्स होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि ये होल स्क्वायर सिर्फ इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के, इस वजह से आप इसे होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, अलग अलग स्क्वायर लिखे रहेंगे। तो इसका आंसर देख लें कौन सा बनता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इफ y is equal to sin 4x then y3 equals to, y3 मीन्स 3 बार डेरिवेटिव करना है, थर्ड डेरिवेटिव इज रिक्वायर्ड। तो इसमें डेरिवेटिव जब आप y का करते हैं साइन का तो बनता है cos, एंगल उसका सेम रहता है, उसके बाद डेरिवेटिव उसके एंगल का करते हैं, तो cos 4x एज इट इज डेरिवेटिव 4x का 4, तो 4 cos 4x, ये हमने किया है अभी y1। y2 कैलकुलेट करना है, cos का डेरिवेटिव करें, ये तो उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट ही रहेगा ना, ये शुरू में रहने दें, cos का डेरिवेटिव कर दें तो ये बनेगा माइनस साइन 4x, और उसके एंगल का डेरिवेटिव जो पहले भी किया हमने कितना आया था 4, ये भी 4 ही आएगा, तो ये 4 × 4 16 और माइनस और साइन 4x, ये y2 है। अब हमें चाहिए y3, -16 रहने दें, साइन का डेरिवेटिव cos 4x और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव 4, 16 × 4 -64 और cos 4x, -64 cos 4x, ये आंसर है बी ऑप्शन। डेरिवेटिव cos इनवर्स, ये फॉर्मूला है सिंपल cos इनवर्स के डेरिवेटिव का, इसका आंसर है बी। अगर ये पॉजिटिव कर दें ए तो ये किसका आंसर होता है, ये आंसर होता है डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का। बाकी ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये डेरिवेटिव्स इनके नहीं हैं, ये वाला जो डेरिवेटिव है ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स का ये आंसर है। इसी तरह और भी इनवर्स वाले जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स बुक में लिखे हैं फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले भी आप इसके साथ देख लीजिएगा, उनमें से भी इसी तरह एमसीक्यू बन सकता है। 22 tan इनवर्स का भी बताया मैंने, ये इसका आंसर है, ये भी उन्हीं फॉर्मूलों में से एक था। कॉट इनवर्स, ये भी उसी तरह से है, कॉट का जो डेरिवेटिव है वो होगा tan इनवर्स वाला ही होगा, लेकिन सिर्फ एक माइनस का फ़र्क होगा, ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स देन एफ डैश ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब पहले हमें एफ डैश रिक्वायर्ड है विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स, फंक्शन एफ, तो कॉज का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस साइन एक्स, यही एफ डैश ऑफ एक्स है, लेकिन एफ डैश ऑफ साइन इनवर्स एक्स चाहिए, इसका मतलब है जहाँ पे एक्स है वहाँ आप साइन इनवर्स एक्स लगा दें, तो ये साइन एज इट इज़ है, इसका जो एक्स लिखा हुआ था उसकी जगह आप लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल आउट करें, माइनस एक्स इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है 25, डेरिवेटिव सीकेंड इनवर्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स ये आपस में जब ऐड होते हैं तो इनके हमेशा आंसर बनता है π/2,
सीकेंट और कोसीकेंट एक दूसरे की को रेशोज़ हैं, इसलिए इनका जो इन्वर्स का सम है वो हमेशा पाई बाय 2 बनेगा। इसी तरह साइन और कॉज एक दूसरे की को रेशो हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉज इन्वर्स एक्स, ये भी पाई बाय 2 बनेगा। फिर टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, ये भी एक दूसरे की को रेशो है, टैन और कॉट, इनका भी सम आएगा पाई बाय 2। तो यहाँ पे डेरिवेटिव पाई बाय 2 का पूछा गया है, तो पाई बाय 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू टैन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव ए आंसर है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ टैन हाइपरबोलिक x, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहाँ पे log के आगे x नहीं है, बल्कि log के आगे लिखा है tan हाइपरबोलिक x, तो इसका मतलब है 1/, अब जहाँ पे x है वहाँ पे हाइपरबोलिक tan हाइपरबोलिक x आएगा, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा tan हाइपरबोलिक x का। 1/tan तो एज इट इज ही रहेगा। tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव, वही जो tan का डेरिवेटिव है वही हाइपरबोलिक वाले फंक्शंस के डेरिवेटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सेम। फ़र्क इतना होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो फंक्शंस होते हैं उनमें जिनका नाम c से स्टार्ट होता है उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, जबकि जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं इनमें c वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इनमें है जो रेसिप्रोकल हैं, जैसे सीकेंट है, कोसीकेंट है, कॉट है, इन तीनों के डेरिवेटिव्स नेगेटिव होंगे और साइन कॉस टैन के डेरिवेटिव पॉजिटिव होंगे। डेरिवेटिव वही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ये होगा टैन हाइपरबोलिक, ये पॉजिटिव ही होगा। सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हाइपरबोलिक के ऊपर स्क्वायर आएगा एच के ऊपर, तो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ओवर टैन, ये आंसर बनता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5x बेस e। तो इसमें क्या होगा कि लॉग का डेरिवेटिव है और बेस e है। बेस e हम किसे कहते हैं? नेचुरल लॉग को, यही वाला जो अभी हमने किया है, इसका होगा 1/x, x यानी कि जो भी लॉग के आगे लिखा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x जो कि लॉग के आगे लिखा हुआ है। तो 1/5x, डेरिवेटिव 5x का क्या बनता है? 5 बनता है, क्योंकि 5 कोफिशिएंट है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, डेरिवेटिव x का 1, तो 5 इंटू 1 5, ये 5 कैंसिल करें, 1/x इसका आंसर है। e पावर माइनस ax, डेरिवेटिव फाइंड करना है। e पावर का डेरिवेटिव हमेशा यही रहता है, लेकिन आगे डेरिवेटिव इसकी पावर का करना होता है। e की पावर में जो भी है डेरिवेटिव करना हो इसका सारे का, तो ये एज इट इज़ डेरिवेटिव उसकी पावर का, इसको दोबारा लिखा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a तो कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट भी है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव x का 1 होगा, तो 1 इंटू माइनस ए, तो इसलिए माइनस ए ई पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला 2.6 में इसके फॉर्मूले और क्वेश्चन। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ई पावर 2x और डबल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड किया गया है। पहला डेरिवेटिव करेंगे तो ई पावर 2x एज इट इज, उसकी पावर का डेरिवेटिव करें तो वो 2 आता है, ये पहला। दूसरा डेरिवेटिव, ये 2 तो शुरू में रहेगा, ये वाला 2, इसका दोबारा डेरिवेटिव यही होगा, इसकी ई पावर 2x एज इट इज और डेरिवेटिव उसकी पावर का, तो ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये 4e पावर 2x बन जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल टू 5e पावर x, तो y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव रिक्वायर है। 5 एज इट इज ex का डेरिवेटिव ex, ये y1 है। फिर 5 एज इट इज ex का डेरिवेटिव अगेन ex, तो सेकंड डेरिवेटिव भी इसका यही है, ये इसका रिजल्ट है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e पावर sin x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ही आपसे पूछा गया। इसका e पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e पावर x ही होता है, पावर में जो भी हो, पावर को मैं x बोल रहा हूँ, तो जो भी हो वो एज इट इज़, और आगे डेरिवेटिव उसकी पावर का किया जाता है, यानी साइन x का डेरिवेटिव हम करते हैं, तो e पावर साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉज x, तो कॉज x इसके बाद आ गया, e पावर साइन x इंटू कॉज x, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, a पावर लॉग लैम्डा एक्स, a पावर लैम्डा एक्स है, तो ये हम कैसे करेंगे? a पावर लैम्डा एक्स, इसका रूल होता है कि a पावर लैम्डा एज इट इज़ और डेरिवेटिव आता है इसकी
पावर का, और इसके साथ साथ लॉग भी करना होता है बेस का। लॉग बेस का है, पावर का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये भी ई पावर एक्स की तरह ही है। अगर ई पावर एक्स का आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो भी इसी तरह होता है, ई पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और फिर लॉग ऑफ बेस कर दें, लॉग ऑफ ई होता है, वो 1 होता है, इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है, उसको यूज़ नहीं करते, सिर्फ इतना इतना डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये भी वही है, बस ए है तो लॉग ऑफ ए इजाफी होगा, तो ए पावर लैम्डा एक्स, डेरिवेटिव लैम्डा एक्स का कर लें तो लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो लैम्डा बच गया, लॉग ऑफ ए उसके साथ ही रहेगा। अब ये तीनों चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, सी ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव 2 पावर 2x है, तो ये a पावर x की तरह की फॉर्म है, इसमें a की जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव अभी हमने जो पढ़ा है a पावर x का, वो था a पावर x log ऑफ a, और डेरिवेटिव उसकी पावर का भी साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो ये यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, ये बस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल का साइन ख़त्म कर दें, डेरिवेटिव ऑफ x, ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे लगाना है। तो ये 2 पावर 2x तो एज इट इज आएगा ना, फिर log ऑफ 2 जो कि उसकी बेस है उसका log, और डेरिवेटिव आता है उसकी पावर का, और -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 2 पावर 2x log ऑफ 2 और इसका डेरिवेटिव 2, ये 2 और log 2 आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये 2 शुरू में आएगा, ठीक है, ये 2 शुरू में, 2 पावर 2x इंटू लॉग ऑफ 2। अब ये आंसर में कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, ये दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है इनकी पावर्स आपस में ऐड की जा सकती हैं, तो इसका आंसर ये बनता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस, ये सारी एक सीरीज़ लिखी हुई है, इस सीरीज़ का नाम हमें पूछा गया है, तो ये लॉरेंट सीरीज़ तो हो नहीं सकती, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो नहीं हो सकती। बाइनोमियल सीरीज़ भी आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में, ये बाइनोमियल सीरीज़ भी नहीं है, उसकी लेफ्ट साइड में a प्लस बी होल पावर n होता है, या 1 प्लस एक्स पावर n होता है, ठीक है, तो ये बाइनोमियल नहीं है। इसकी लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स है सिंपल, तो ये है मैक्लॉरेन सीरीज़, ये 2.8 एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस हैं। टेलर सीरीज़ ये हो नहीं सकती, टेलर सीरीज़ तब होती है जब एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, उसकी टाइप भी यही है, इसी तरह की है देखने में, लेकिन उसमें एच होता है, और मैक्लॉरेन सीरीज़ में एच नहीं होता, बस ये फ़र्क है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है समेशन दिस ए आई एक्स आई, अब इसको समेशन का सोल्यूशन कैसे होता है, समेशन में जो नीचे लिखा हुआ है ना आई इज इक्वल टू 0, ये पहला नंबर है इसका, आप ए आई की जगह 0 लगाएं, एक्स की पावर में आई है वहाँ 0 लगाएं, फिर प्लस समेशन, इसका मतलब होता है सम करना, तो ये सम के लिए यूज़ होता है, सिग्मा का निशान भी इसे कहते हैं, ये सम के लिए यूज़ होता है। आई की जगह यहाँ 1 लगा दें, फिर 1 लगा दें, फिर प्लस, ये असल में इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है, फिर 2 लगा दें, फिर 2 लगा दें, इधर आई की जगह 3 लगा दें, उधर भी आई की जगह 3, सो ऑन, आखिरी इसका डिजिट हमें दिया गया होगा, ये आखिरी है n, इसका मतलब है आखिर में होगा a n i की जगह पे, और x की पावर में भी i है वहाँ पे भी n। ये वाली कौन सी सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ आपको पता है ये मैक्लॉरेन नहीं है, आपको पता है ये टेलर नहीं, अभी हमने देखी है, ये वाली बाइनोमियल भी नहीं है, तो कौन सी बच गई है, सिर्फ पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ भी 2.8 से पहले इसकी डेफिनेशन की गई है। ये कौन सी सीरीज़ है, मैक्लॉरेन सीरीज़। अब ये पूछा है कि किसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ है, यानी जो 2.8 के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन में जो सीरीज़ लिखी गई हैं उन सीरीज़ को भी याद करना पड़ेगा, ये भी एमसीक्यूज़ में इस तरह से पूछी जाती हैं, सीक्वेंस देकर या सीरीज़ लिखकर और आगे नाम उसका पूछा जाता है, या फिर उसका नाम लिख के नीचे ऑप्शन में सीरीज़ भी पूछी जा सकती है। तो ये वाली सीरीज़ बनती है ई पावर एक्स की, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 38, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, साइन एक्स कहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम एक डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, एक डेरिवेटिव इसका कर लें, साइन का डेरिवेटिव है कॉज। अब हमने देखना है कि ये डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज जहाँ पे इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो कॉज इसका डेरिवेटिव है। अब कॉज कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये क्वाड्रेंट कौन से हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ये माइनस पाई है, यहाँ -π/2, इधर 0, इधर π/2, और वापस जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पाई भी होता है, यानी इस तरफ से आए तो ये प्लस पाई है, इस तरफ से आए तो ये माइनस पाई, दो एंगल्स यहाँ पे डिनोट किए जा रहे हैं। तो -π से π/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में आपको पता है कॉज नेगेटिव होता है, तो थर्ड में तो डिक्रीजिंग हो गया, इसमें तो डिक्रीजिंग हो गया। मजीद इंटरवल देखें, -π/2 से 0, यहाँ पे पॉजिटिव होता है कॉज, यहाँ पे पॉजिटिव होता है कॉज,
यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ साइन डिक्रीजिंग हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो पाई बाय 2 से पाई तक तो उसने ऑप्शन नहीं लिखी, इसका मतलब है यही आंसर बनता है इसका, अल्फा आंसर इसका बनता है। 0 से माइनस पाई बाय 2 से 1 नहीं हो सकता, 0 से पाई बाय 2 नहीं हो सकता, और -3 पाई बाय 2 से -2 पाई, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि माइनस ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे आता है -3 पाई बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2 पाई, ठीक है। यहाँ 0 से आप चलेंगे नेगेटिव साइड पर, तो -3 पाई बाय 2 के बाद ये क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट, यहाँ पे तो कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं है, सिर्फ जहाँ पे डिक्रीज करेगा वहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव होना ज़रूरी है, तो नेगेटिव ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट, विच वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन जो डिक्रीजिंग है, जिसका डेरिवेटिव निकालें और उसका डेरिवेटिव आ जाए नेगेटिव, वो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंटरवल दिया होता तो हम इंटरवल को भी चेक करते, हो सकता है इंटरवल इस तरह का होता कि डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया है तो उसमें वैल्यूज पुट करके सारे आंसर पॉजिटिव बन सकते, तो फिर हम उसे इंक्रीजिंग कह देते, लेकिन यहाँ कोई इंटरवल नहीं है, तो सिंपल सी हम बात लिखेंगे कि अगर ये डिक्रीजिंग है तो ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो डेरिवेटिव नेगेटिव सिर्फ इसका आना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है -5, ठीक है, बाकी सबके डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये इसका आंसर है। Any point where function f is neither increasing nor decreasing provided f dash of x 0, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा, अगर ये कर्व है जैसे साइन का एक कर्व है, इसमें हाईएस्ट पॉइंट जो भी होगा वहाँ पर डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, बल्कि वहाँ पर अगर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए, टेंजेंट लाइन, तो उसकी जो स्लोप आ जाती है वो 0 आ जाती है, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं, तो डेरिवेटिव वहाँ पे 0 आता है। इसी तरह सबसे नीचे जो पॉइंट होगा वहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, तो ये सारे जहाँ पर 0 होता है, यहाँ तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो सकते हैं या लोएस्ट पॉइंट हो सकते हैं इस केस में सिर्फ। तो बहरहाल इसको स्टेशनरी पॉइंट हम फिर भी कहते हैं, ये स्टेशनरी पॉइंट होता है। एफ डैश ऑफ एक्स 0 क्रिटिकल पॉइंट पे भी हो सकता है। क्रिटिकल का मतलब यही होता है कि उससे पहले का हमें पता है, बाद में हो सकता है वो अचानक फंक्शन इंक्रीज हो जाए या बाद में डिक्रीज हो जाए, वो हमें श्योर नहीं होता, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है। तो फिजिबल पॉइंट तो वैसे चैप्टर 5 में ये हो नहीं सकता। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे होता है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है कि अगर ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होते होते यहाँ एक जगह पे स्टे किया जहाँ पर इसकी टेंजेंट लाइन आप बना सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, उसके बाद अगेन ग्राफ इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को फिर हम कह देंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सिमिलरली अगर ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते वो यहाँ कहीं ऐसी जगह पे स्टे हो जाता है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 बने, उसके बाद दोबारा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो यहाँ पर इस केस में उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि पहले इंक्रीज हो रहा था या बाद में डिक्रीज हो रहा था, ये तो बात ही नहीं हुई, बस इतना बताया है कि इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा और वहाँ डेरिवेटिव 0 है, तो पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ये सिंपल स्टेशनरी पॉइंट की ही डेफिनेशन है। f dash of c 0 then f of x is minimum at x equal to c। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखने के बाद एक वैल्यू हासिल की जाती है, उस वैल्यू को फिर हम डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, क्योंकि जब भी मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमा मैक्सिमा पूछा जाता है तो हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव होगा। अब अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम वैल्यू होती है, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, अगर नेगेटिव आता तो फिर मैक्सिमम वैल्यू होती, और अगर 0 आता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। If f of x has second derivatives at c such that f dash of c is equal to 0 and double derivative negative, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो क्या आंसर आता है, मिनिमा। अभी लास्ट एमसीक्यू भी यही था, ये सारे बोर्ड वाले ही क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। द फंक्शन f of x equal to 3x square has relative minima at the point, 3x² फंक्शन है और रिलेटिव मिनिमा पूछा है और उसका पॉइंट पूछा है। अब रिलेटिव मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मिनिमा पूछे या मैक्सिमा पूछे, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव तो फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसको रखना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 और वहाँ से x की वैल्यू आ रही है 0। डबल डेरिवेटिव फिर आप इसका फाइंड करते हैं, डबल डेरिवेटिव इसका बनता है, इसका अगेन डेरिवेटिव करें तो 6, इसमें 0 तो पुट हो नहीं सकता, पुट करें ना करें तो इसका आंसर पॉजिटिव है,
सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब है कि वाकई रिलेटिव मिनिमा है। कहाँ पे है? जो x की वैल्यू निकाली थी उस पर, वो x की वैल्यू है 0। अब x 0 किस किस ऑप्शन में है? दो ऑप्शन में x 0 है, तो हमें मज़ीद आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? इस x इक्वल टू 0 को फंक्शन ऑफ x f ऑफ x में पुट करेंगे। f ऑफ x क्या था? 3x 0, तो आप इसे पुट करेंगे f ऑफ 0, 3x स्क्वायर था तो वहाँ पे 0 लगा दें, 0 का प्रोडक्ट होकर 0, तो इसका मतलब है x भी 0 y भी 0। x y 0 किस में है? सिर्फ a ऑप्शन में, तो a इसका आंसर है। टू पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 30। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम उसने बताया है 30 आएगा, और उनका अगर प्रोडक्ट करें तो वो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम। अब ये 2.10 का क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यू ही बनता है, तो एमसीक्यू यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें हमने सिर्फ इसको बैक सॉल्व करना है। ऐसे नंबर जिनका सम 30 आए, तो इसका भी सम 30, इसका भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, सबका सम 30 आ रहा है। लेकिन अब प्रोडक्ट देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, सबसे बड़ा आंसर किसका आता है? तो सबसे बड़ा आंसर तभी आएगा जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, इसका आंसर, इसका, इनका और इसका, इन चारों के आंसर निकालें। सबसे बड़ा आंसर जिसका आ रहा है, ये उस पेयर की बात कर रहा है कि वो आंसर होगा। तो सबसे बड़ा आंसर आएगा 15 यानी बी ऑप्शन का। 45 if f of x equal to x mod एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है ना, अगर ये सेम यही फंक्शन है तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये इसका ग्राफ होगा, यहाँ पे एक कोना सा बन चुका होगा, गुलाई नहीं है इसमें, इसमें कॉर्नर आता है, तो वहाँ पर ये डेरिवेटिव पूछ रहा है। वहाँ पर एक पॉइंट सिंगल नज़र आ रहा है, सिंगल पॉइंट पर इसकी कोई भी आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है। ग्राफिकली अगर हम डेरिवेटिव को देखें तो किसे कहते हैं? वो हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को। तो यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस बनाई जा सकती हैं, तो कोई स्पेसिफिक टेंजेंट लाइन नहीं बन रही, इसलिए इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होती तो फिर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता होता, या ना करता, वो बात की बात थी। अगर लिमिट ही किसी फंक्शन की एग्जिस्ट ना करे तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। दो तरीके बता दिए। इस चैप्टर के हमारे पास जितने बोर्ड के कुछ एमसीक्यूज थे वो मैंने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।